आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 6 अक्टूबर तक पंजाब में ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नए कृषि कानूनों के खिलाफ अब पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी 3 से 5 अक्टूबर तक ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। हालांकि उनका शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने ट्वीट कर यह लिखा, राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैलियों के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब ये 4, 5, 6 अक्टूबर को होंगी, बाकी कार्यक्रम वही रहेगा। अमरिंदर सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत और सभी मंत्री और साथ ही पार्टी विधायक का कहना है कि किसानों के गुस्से और पीड़ा को आवाज देने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिनकी आजीविका केंद्रीय कानूनों के चलते दांव पर लग चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैलियों को किसान संगठनों का समर्थन किए जाने की उम्मीद है, जो 3 दिन के दौरान 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। रैलियां 3 दिनों सुबह 11 बजे से शुरू होंगी और इसका आयोजन सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ होगा। राहुल गांधी की ओर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कैथल और पीपली में 5 अक्टूबर की बजाय 6 अक्टूबर को रैलियों को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसके बाद वह दिल्ली लौट जाएंगे। किसानों ने आशंका जताई है कि केंद्रीय कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को ध्वस्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और उन्हें बड़ी कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ देंगे। विनीत कपूर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, राहुल गांधी पंजाब से आगाज करेंगे रैलियों का, किसानों के समर्थन में उनकी रैलियां होंगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या राहुल गांधी अब सच में पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर राहुल गांधी की बात करें तो 11 बजे के आसपास राहुल गांधी की रैली जो है वो शुरू हो जाएगी। ट्रैक्टर रैली का आगाज राहुल गांधी सुबह 11 बजे से करते हुए नजर आएंगे। 11 बजे बदनी कला डिस्ट्रिक्ट मोगा से उनका एक पहले सिग्नेचर कैंपेन जो है वो पब्लिक मीटिंग के माध्यम से शुरू होगा। उसके बाद ट्रैक्टर यात्रा जो है वो बदनी कला से जटपुरा की तरफ जाती हुई नजर आएगी। इसके अलावा लोगों की बात करें या फिर चक्कर फार्म की बात करें, वहां पर सीधे तौर पर मनुके के पास ये ट्रैक्टर यात्रा जाएगी, जिसके बाद जटपुरा लुधियाना में एक और पब्लिक मीटिंग की जाएगी। यानी आज 2 पब्लिक मीटिंग और तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर जो है राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा करती हुई नजर आएगी। 3 दिन की ये यात्रा है, जिसमें तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर जो है वो राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा करती नजर आएगी। और इस ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का जो ऐलान है वो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि केंद्रीय खेती बाड़ी कानूनों की बात करें उसको लेकर बड़े लेवल पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आज पंजाब की तकरीबन 33 से ज्यादा किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर भी अब से कुछ देर के बाद एक बड़ा पक्का मोर्चा लगाने जा रही है। तो ऐसे में केंद्र पर दबाव बनाने का चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। जी पूजा, वृत्त कहा गया है कि ये जो भी रैलियां होंगी, जो भी कार्यक्रम होंगे राहुल गांधी की, वो पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के तहत होंगे। लेकिन जैसा कि साफ है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी अभी हाल ही में जब हाथरस गए थे तब भी इतनी ज्यादा भीड़ मौजूद थी, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। तो क्या ये चीज पंजाब में पॉसिबल हो पाएगी? क्योंकि एक तरफ किसान भी इतना ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी उनसे मिलने के लिए चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ज्यादातर कार्यकर्ताओं से कम ही मिल पाते हैं। तो इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का क्या पालन हो पाएगा? अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी के इस ट्रैक्टर यात्रा की सुरक्षा घेरे में 10,000 जवान लगाए गए हैं। यानी 10,000 जवान लगाए गए हैं तो कम से कम इस ट्रैक्टर यात्रा के अंदर 500 से 1,000 से 2,000 ट्रैक्टर जो हैं वो सम्मिलित होंगे। तो जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च होगा तो फिर कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं उनकी किस तरह से पालना होगी ये तो बताना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर भी धरने हो रहे हैं, वहां पर कोविड नॉर्म्स का ख्याल लोग रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही कागजी तौर पर कह दिया जाता हो कि जहां पर भी प्रोटेस्ट मार्च होगा, जहां भी धरना होगा, वहां पर कोविड नॉर्म्स का ख्याल रखना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो धरने हो रहे हैं, जो रैलियां हो रही हैं, जो ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं, उसमें भारी भीड़ जो है वो एकजुट होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। मास्क भी लोग जो है कम ही डालते नजर आ रहे हैं। जी, तो यानी कि विनीत, जिस तरीके से अब राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, पहले तो ऐसा भी था कि वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव थे, लेकिन
पिछले महीने जैसा कि हमने भी देखा था कि जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि खुद जो कांग्रेस के जो आलाकमान है उनको जनता के बीच जाना होगा, तो क्या उस बात का असर पड़ा है? बिल्कुल, देखिए उस बात का असर पड़ता नजर आ रहा है। खुद कांग्रेस पार्टी जो है जनता के दुख में खड़ी होती नजर आ रही है। हाथरस की बात करें, वहां पर जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जद्दोजहद के बाद पीड़ित परिवार से मिलते नजर आए, उनको सांत्वना देते नजर आए, और उसके बाद सीधे तौर पर मामला भी सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। यानी प्रभाव जरूर केंद्र पर भी पड़ता नजर आ रहा है, प्रदेश सरकारों पर भी पड़ता नजर आ रहा है कि जब पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं किसी पीड़ित के दुख में उसके साथ खड़ी होती हैं और कहीं ना कहीं विरोध करने का काम करती हैं, तो फिर जो सत्तारूढ़ दल हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। यही तस्वीर हाथरस में देखने को मिली, और यही तस्वीर जो है वो आने वाले दिनों में केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार केंद्र की मोदी सरकार जो है अपने मंत्रियों के माध्यम से किसानों को समझाने का प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग के अनुरूप इन कानूनों में संशोधन नहीं किया जाता तब तक उनके प्रदर्शन जारी रहेंगे। और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां लगातार किसानों के इस मसले को भुनाने का प्रयास कर रही हैं, चाहे लोकसभा के अंदर की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, या आप सड़कों की बात करें, तो इन प्रदर्शनों का भी जल्द केंद्र पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ तो रेल रोको आंदोलन के चलते रेल यातायात पूरी तरह से ठप होता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ नेशनल हाईवे तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो केंद्र पुनर्विचार करता है ताकि लोगों को संतुष्ट किया जा सके और इस तरह के कानूनों को लागू करवाया जा सके। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट की चल रही जांच के बीच कोरोना ने दस्तक दे दी है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद केपीएस मल्होत्रा मुंबई से दिल्ली लौट आए हैं। बता दें कि सुशांत सिंह मामले में ड्रग कनेक्शन की कड़ियां जुड़ने के बाद बॉलीवुड के कई चर्चित चेहरे एनसीबी की रडार पर हैं। हाल ही में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए एनसीबी ने तलब किया था। एनसीबी एसआईटी टीम ने दीपिका से लंबी पूछताछ की थी। इस टीम को केपीएस मल्होत्रा लीड कर रहे थे। बता दें कि 26 सितंबर को दीपिका से 5.5 घंटे तक पूछताछ चली थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत या फिर रिया से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। एनसीबी का सारा फोकस दीपिका की करिश्मा संग उस चैट पर था जिसमें वे ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। वैसे उस चैट को लेकर दीपिका ने भी बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने माना था कि जिस चैट में ड्रग्स की बात हो रही है वे भी उसका एक हिस्सा हैं। आपको बता दें कि अब एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे कि अब हो सकता है कि एनसीबी की जांच जो है प्रभावित हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से एनसीबी लगातार जांच कर रही थी, ड्रग्स एंगल की जांच कर रही थी, और अब खुद एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इलाज के लिए वो वापस मुंबई से दिल्ली लौट चुके हैं, जहां पर वो कोरोना का अपना इलाज करवाएंगे। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अब एनसीबी में भी जो है जिस तरीके से कोरोना की एंट्री हो चुकी है, अब एनसीबी खुद डिप्टी डायरेक्टर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, एनसीबी की जो कार्रवाई है वो कितना प्रभावित होगी इससे? देखिए पूजा, जिस तरह से सुशांत मामले में लगातार रिया चक्रवर्ती के भाई और उनके तमाम मैनेजर की जो पूछताछ की जा रही थी, उस दौरान करीब 8 से ज्यादा एनसीबी ऑफिसर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस दौरान जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपी मल्होत्रा भी जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको जो है अब मुंबई छोड़कर दिल्ली जाना पड़ेगा। उनका इलाज जो है दिल्ली में ही किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार एनसीबी ड्रग्स मामले में जांच कर रही थी, उस दौरान तमाम अधिकारी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि श्रेयस और श्रद्धा कपूर जिस तरह से बुलाया गया था, उस दौरान भी जो है एनसीबी के 3 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस वजह से उनकी जांच को जो है रोकना पड़ा था। यही वजह है कि करीब 4 दिन बाद जो है वापस से जो है श्रद्धा कपूर को जो है तलब किया गया था। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से केपी मल्होत्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अब उनको जो है दिल्ली जाना होगा। ऐसे में जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो तफ्तीश की जा रही है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है। जी पूजा, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है सत्यप्रकाश, और ऐसी क्या वजह थी, क्या उन्होंने ऐसी लापरवाही की जिस तरीके से वो कोरोना संक्रमित पाए गए? क्योंकि लगातार वो तो ध्यान रखते ही हैं, अधिकारियों को खास ध्यान रखना पड़ता है, जबकि एक इतने ज्यादा जो है सीरियस केस की वो जांच कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या लापरवाही बरती? देखिए पूजा, जब किसी
कंप्लेनेंट की जो है पूछताछ की जाती है। उस दौरान तमाम दस्तावेज खंगाले जाते हैं, उनका पेपर से लेकर उनकी लैपटॉप, मोबाइल और तमाम दस्तावेज खंगाले जाते हैं। ऐसे में यह भी बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण जो है पेपर के जरिए भी हो सकता है। जाहिर तौर पर जिस आरोपी की जो है, जिस मुवक्किल की जो है पूछताछ की जाती है, उसके सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव या कोरोना नेगेटिव की जांच की जाती है। लिहाजा तमाम एहतियातन जरूरतें जो होती है वो की जाती है। लेकिन जिस तरह से उनके दस्तावेज को खंगाला जाता है, उनकी तमाम सामान को खंगाला जाता है, वहीं मुंबई में एनसीबी लगातार घर पे जाकर छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान भी जो है काफी अधिकारी संक्रमित होने की आशंका थी। जी पूजा, तो क्या सत्यप्रकाश, जो भी डिप्टी डायरेक्टर के कनेक्शन में आए थे, क्या उन्होंने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया है? क्या उनको होम क्वारंटाइन करवाया गया है? देखिए, जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उस अधिकारियों के खेमे में, मतलब यूं कहे तो उनकी पूरी टीम का जो है जांच की जाती है। ऐसे में जांच के बाद जिस तरह से मामले सामने आते हैं, उसके हिसाब से जो उनका उपचार किया जाता है या तो उनको आइसोलेट किया जाता है। जिस तरह से आप केपी मल्होत्रा जो है साफ तौर पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जाहिर तौर पर पूरे वार्ड को, पूरे उस दफ्तर को जो आइसोलेट किया जाएगा। वहीं तमाम उन अधिकारियों को जो उनके साथ में अब तक रहे हैं या उनके जो संपर्क में आए, खासकर उन जो आरोपी हैं, उनसे जिनसे पूछताछ की गई है, उनको भी जो है कहीं कहीं चेकअप किया जाएगा, आइसोलेट तो किया क्या जाएगा। जांच, एनसीबी की जांच कुछ दिन के लिए रुक जाएगी या फिर कोई और अधिकारी इसकी जांच करेंगे? जाहिर तौर पर देखिए, जब कोई बड़ा अधिकारी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले देखा जाता है कि किन किन लोग उनके संपर्क में हैं, उनको आइसोलेट किया जाएगा। अगर जांच करने वाले अधिकारी उनके संपर्क में आए तो जाहिर तौर पर उस जांच को रोक दिया जाएगा और जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर उस केपी मल्होत्रा के संपर्क में वो अधिकारी नहीं आए जो पूछताछ कर रहे हैं या करने वाले हैं, या जिनको सम्मन किया गया, तो जाहिर तौर पर जांच कहीं न कहीं प्रभावित हो सकती है। पूजा, तो आगे इस केस की जांच कब तक चलेगी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ भी खास नतीजा नजर नहीं आ रहा है, बस सिर्फ एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, नए बॉलीवुड के चेहरे भी सामने आ रहे हैं और इसी के साथ में अभी सिर्फ और सिर्फ जो है बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री की जो अभिनेत्रियां हैं उनसे पूछताछ की गई है, जबकि कई सारे अभिनेताओं के नाम की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए पूजा, जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के बाद अभी अभिनेताओं के ऊपर समन जो जारी करने की बात चल रही थी, इस दौरान कहा गया था कि 3 वो शख्स है जिन एनसीबी की रडार पर है, जिनकी दस्तावेज जो है एनसीबी खंगाल रही है। उनके नाम तो नहीं लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से उनका नाम का पहला अक्षर SRA लिया गया था, उसको लेकर एनसीबी नामांकित कर रही थी और लगातार उनसे पूछताछ की तैयारी में थी। अभी तक फिलहाल समन किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा था कभी किसी भी वक्त जो है उनको समन किया जा सकता है, उनकी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण बीच में आया है, ऐसा माना जा रहा है कि जांच को थोड़ा और लंबे समय तक ले जाना होगा। जी, तो सत्यप्रकाश, क्या वो जो पूछताछ हुई थी, अभिनेत्रियों से पूछताछ हुई थी या फिर जो भी लोग इस ड्रग से रिलेटेड थे उनसे पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में क्या डिप्टी डायरेक्टर है वो मौजूद नहीं थे? देखिए पूजा, डिप्टी डायरेक्टर सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच करते हैं या तो जांच हो चुकी होती है या एक बार प्राथमिक तौर पे तमाम बड़ी चीजें उनके सामने आ चुकी है। ऐसे में तमाम उनके नीचे के जो अधिकारी है वो पहले पूछताछ करते हैं, पहले दूसरे राउंड की पूछताछ के बाद जो है तीसरे राउंड की या आखिरी जब जो है अंकलन की बात आती है, तब डिप्टी डायरेक्टर को जो है आखिरी में पूछताछ की जानने के लिए बुलाया जाता है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण के लिए केपी मल्होत्रा को बुलाया गया था, वो पूछताछ कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर अगर बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े नावा होते हैं तो केपी मल्होत्रा अमूमन पूछताछ करते हैं। हालांकि निचले अधिकारी पूछताछ करने के लिए तैयार है, उनको भी जो पहले मनोनीत किया जाता है। जी सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाथरस मामले में यूपी पुलिस की एसआईटी भी अपनी जांच जारी रखे हुए है। एसआईटी के अफसर देर शाम पीड़िता के घर पर पहुंचे। हालांकि वो पीड़िता के पिता का बयान दर्ज नहीं कर पाए। इससे पहले योगी सरकार के 2 टॉप नौकरशाहों ने भी शनिवार को पीड़िता के परिवार को भरोसा दिया था कि एसआईटी जांच के आधार पर इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं लखनऊ से एक तरफ हाथरस गैंगरेप केस की सीबीआई जांच का ऐलान हुआ, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही एक बार फिर यूपी पुलिस की एसआईटी हाथरस में पीड़िता के घर पर हाजिर थी। इस केस में लगातार एसआईटी अभी जांच कर रही है, जबकि सीबीआई जांच के लिए भी इजाजत मिल चुकी है, आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एसआईटी की टीम पीड़िता के घर पर पहुंची और बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप केस पर योगी सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उसे इंसाफ दिलाने की भी बात कही थी कि कुछ भी हो जाए इंसाफ साफ तौर पर मिलेगा। योगी सरकार के इस राज में पीड़िता को इंसाफ जरूर मिलेगा, ये बात राहुल गांधी ने कही थी। और लगातार इसी के साथ में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से योगी सरकार के खिलाफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं बड़े नेता हैं वो भी सीएम योगी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई सारे नेताओं का यह भी कहना है कि अगर सीएम योगी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो वो अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं दिनों दिन सामने आ रही हैं, वो योगी सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और इसी के साथ में ये भी सामने आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो पूरी तरीके से सरकार के निशाने पर चलती है। यूपी से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, हाथरस केस में कई सारे नई बातें सामने आ रही हैं। अब तो जबकि सीबीआई जांच की जो है आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एसआईटी की टीम बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पे सीबीआई जांच की सिफारिश कोई भी राज्य सरकार कर सकती है। उसके बाद जो फैसला होता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है कि तो गृह विभाग में इसके लेटर तैयार किए जा रहे हैं। केस पूरा हैंडओवर किया जाएगा सीबीआई की टीम को, लेकिन उससे पहले एसआईटी अपनी जो जांच है वो कंप्लीट कर लेना चाहती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जांच कंप्लीट हो चुकी थी कि परसों 4 बजे सीएम की टेबल पे जो प्रथम दस्तावेज रिपोर्ट थी वो रखी गई थी। उसके बाद फैसला लिया गया जो वहां के एसपी हैं उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन अभी कई लोग ऐसे थे जिनके बयान होना बाकी थे और एसआईटी उनके पूरे बयान दर्ज करके गृह विभाग को सौंपेगी। उसके बाद गृह विभाग सीधे तौर पे सीबीआई को पूरी फाइल सौंपेगा और आगे की जांच सीबीआई करेगी। जी पुनीत, एक बात और है कि जब तक वहां पर गांव में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, राजनेता तो जा ही नहीं रहे थे, साथ ही मीडिया को जाने की भी अनुमति नहीं थी। और इस पर जब मीडिया को जाने की अनुमति कल मिली थी, उसके बाद से वहां के जो डीसी है उनका ये कहना है कि एसआईटी जांच कर रही थी, एक अहम जांच चल रही थी, इसकी वजह से परमिशन नहीं थी। और अब वो जांच पूरी हो चुकी है। लेकिन जब वो जांच पूरी हो चुकी है तो फिर दोबारा से एसआईटी के अधिकारी वहां पर क्या जांच करने के लिए गए थे?
देखिए सीधे तौर पे जिस तरीके से 2 दिन से जिला प्रशासन और यूपी पुलिस का रवैया रहा है, विशेष तौर पे हाथरस पुलिस का जिस तरीके का रवैया रहा है, इससे पहले भी कई केस हुए जिसमें एसआईटी की जांच होती थी, लेकिन कहीं भी मीडिया को बैन नहीं किया गया, क्योंकि एसआईटी अपना काम करती है, मीडिया अपना काम करती है, मीडिया अपना दायरा जानती है। विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से रोका गया, किसी भी कानून के तहत आप किसी भी विपक्ष के नेताओं को रोक नहीं सकते। हालांकि जब कहीं ना कहीं बदनामी होने लगी योगी सरकार की, उसके बाद में मीडिया को परमिशन दी गई और उसके बाद में कल जब गृह सचिव वहां गए थे, उन्होंने ये बात भी कही कि विपक्षी दल के जो भी नेता है वो धारा 144 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि केवल 5 लोगों का दल यहाँ पर आएगा, लोग नहीं आ सकते। लेकिन सीधे तौर पर सवाल ये उठता है कि आखिर 2 से 3 दिन जिस तरीके से पूरे गांव छावनी में तब्दील किया गया, पुलिस लगाई गई, मीडिया तक की एंट्री बैन करी गई, आखिर हाथरस पुलिस क्या छिपाना चाह रही है, आखिर वहां के डीएम, आखिर वहां के कप्तान क्या छिपाना चाह रहे थे। और सीधे तौर पे अगर परिजन या आरोप लगा रहे हैं कि सबूत मिटाए गए हैं, तो ये कहना भी उसका गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से जो भी साक्ष्य थे, सफदरजंग अस्पताल से बॉडी चलती है, रात में 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, दोबारा पोस्टमार्टम कराने की उनकी मांग भी खारिज हो जाती है। अगर बॉडी ना अंतिम संस्कार ना किया जाता तो शायद जो परिजन थे वो दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग करते। लेकिन पुनीत एक बात और है, एक बात और है कि जब जी पुनीत एक बात और है कि जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पीड़िता के घर पर पहुंचे थे, उसके बाद ही सीएम योगी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या सच में सीएम योगी को डर बैठ गया है? क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्ष है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है, प्रियंका गांधी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। देखिए सीधे तौर पे जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी नितेश चंद्र अवस्थी को वहां पर भेजा था और उन लोगों ने परिजनों से बात करी थी, इसके साथ ही जो अब तक जांच हुई थी उस पूरे जांच रिकॉर्ड को देखा था, तमाम लोगों से बातचीत करी थी। उसके बाद शाम को यहाँ पर एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना सहित तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद फैसला लिया कि सीबीआई जांच की सिफारिश करी जाएगी और सरकार ने गृह विभाग को तत्काल आदेश दिया मुख्यमंत्री कि सीबीआई जांच के लिए पेपर तैयार करना शुरू करके। सीधे तौर पे देखिए जो बड़े अधिकारी कल वहां डैमेज कंट्रोल करने गए थे, लेकिन वहां जाकर के उनको ये बात अच्छे से समझ में आई कि कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन की और हाथरस पुलिस की खासा लापरवाही रही है। लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने उनसे अपनी व्यथा सुनाई कि 2 दिन से डीएम उनको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, एडीएम और एसडीएम का क्या रवैया रहा है उनके प्रति, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं शाम को जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, उसके बाद सीधे तौर पे एक्शन लिया गया। जी पुनीत पीड़ित परिवार है, उसका ये कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें सीबीआई की जांच नहीं चाहिए। जैसा कि कल उन्होंने बयान दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने, जिन आरोपियों ने बच्ची के साथ में रेप किया था, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि उनको फांसी हो, वो सीबीआई जांच नहीं चाहती है। क्या कहना चाहेंगे फिर? उसके बावजूद भी सरकार ये फैसला क्यों ले रही है? देखिए सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सीबीआई जांच अपने देश में एक ऐसी जांच मानी जाती है जिसने कई घोटालों को पर्दाफाश किया। ऐसे में सीबीआई के हैंडओवर केस हुआ है, लेकिन पुनीत इस केस में तो कोई घोटाला नहीं है, इस केस में साफ हो चुका है एक सिटिंग जज के माध्यम से जांच चाहते हैं पुनीत, लेकिन इस केस में ऐसा कोई घोटाला है ही नहीं, ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि ये रेप का पूरा मामला है। तो फिर इसमें सीबीआई जांच क्यों? क्योंकि अब तो इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, जो भी आरोपी हैं उन सबके खिलाफ में पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर सीबीआई जांच का क्या मतलब है इस केस में? इसका मतलब ये है कि परिजनों ने प्रशासन पर बहुत से आरोप लगाए थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गायब कर दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करी गई है, बॉडी को लाकर के अंतिम संस्कार कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं यानी कि स्वर्ण समाज जो वहां का है, वो लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है कि जो भी लड़के फंसाए गए हैं वो निर्दोष हैं। ऐसा जो वहां एक गाँव में पंचायत हुई कल, उसमें फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, उनको पत्र लिखेंगे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सारी स्थितियां सामने आ जाए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिए हैं। बीएसपी सरकार में भी ऐसे ही एक कांड हुआ था और उसके बाद जब सीबीआई जांच हुई थी तो आनंद किलिंग का मामला निकल के सामने आया था। ऐसे में परिजन सीधे तौर पर, क्योंकि जब परिजन कल नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट से मुकर रहे थे, तो सीधे तौर पर सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उनको संतुष्ट करने के लिए, विपक्ष को जवाब देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में वो चाहते हैं कमेटी बने जो इसकी जांच करे, लेकिन सीधे तौर पर ऐसा हो पाना संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए कई कानूनी दांवपेच से गुजरना होगा। ऐसे में सीधे तौर पर मांग करी गई है गृह मंत्रालय से कि सीबीआई जांच इस मामले की करी जाए। उसके पेपर जो है योगी सरकार गृह विभाग से, यहाँ उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग है वो तैयार कर रहा है और जल्दी सिफारिश करके हैंडओवर किया जाएगा ये पूरा केस सीबीआई को। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।